नमस्कार, मैं हूं मंजीत ठाकुर और आवाज़ द वॉइस पर किताबों की दुनिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हर बार आप देखते हैं, हम इस कार्यक्रम में किसी न किसी ऐसी अजीम शख्सियत को बुलाते हैं जिन्होंने लेखन के ज़रिए अपना नाम, अपना शोहरत पैदा की है और कुछ न कुछ रचनात्मक योगदान समाज को देते रहे हैं। आज की हमारी मेहमान हैं नीलम गुप्ता, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जनसत्ता अखबार से काफ़ी लंबे समय तक जुड़ी रही हैं और लेखक भी हैं। कई सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं और उनमें से कई किताबों को पुरस्कार भी मिले हैं। इनविजिबल लेबर, हाशिए के हाथ, छोटी दरबी और नर्मदा, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, और बच्चों के लिए चिड़िया, टिनटिन और सवेरा और अनुबंध जैसी किताबें इन्होंने लिखी है। और अब जो उनकी हालिया किताब है, जो पिछले साल नवंबर में रिलीज़ हुई, उस किताब का नाम है गाँव के राष्ट्र शिल्पी, जो विकास के एक अलग एंगल से, अलग कोण से उस पर चर्चा करती है कि विकास का मॉडल क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट के कौन से मॉडल को हम अपनाकर राष्ट्र को, देश को आगे ले जा सकते हैं, और विकास की जो तरक्की की जो फ़ायदे हैं वो गांव के लोगों तक, आम लोगों तक कैसे पहुंचेंगे। बहुत बहुत स्वागत नीलम जी आपका। और हमारे साथ इस कार्यक्रम में आशा खोसा हैं, जो इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगी। हमारे अंग्रेज़ी की संपादक हैं। बहुत बहुत स्वागत आशा जी आपका भी। तो पहला सवाल तो मैं ही कर लेता हूँ नीलम जी से। नीलम जी, आवाज़ द वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हम चाहते हैं कि ऐसी बातें ऐसे लेखकों के साथ हम करें जो अपने लेखन से समाज को एक नई दिशा देते हैं, क्योंकि नीति नियंता जो हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो ऐसी किताबों से फीडबैक लेते हैं कि आखिर लेखक, बौद्धिक तबका क्या सोचता है इस पर। तो गाँव के राष्ट्र शिल्पी जो है, ये इस किताब को लेकर के एक छोटी सी टिप्पणी की दर्शकों को समझ में आएगी ये किताब क्या है। ये किताब मूलतः ये बताती है कि अगर देश का युवक कोई कॉरपोरेट सेक्टर का, मल्टीनेशनल का जॉब लेने के बजाय अगर गांव में जाके काम करता है तो इस देश को आत्मनिर्भर बनाना बहुत आसान हो सकता है। और वहाँ वो जो काम करेगा वो वहाँ के लोगों को साथ में लेके उन गांव की ज़रूरतों के आधार पर और वहाँ के जो संसाधन हैं उनको नर्चर करता हुआ अगर वो काम करता है तो हमारे डेवलपमेंट के जितने भी लक्ष्य हैं, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, चाहे सबके लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य हो, या फिर रोजगार हो, या फिर संपोषित अर्थव्यवस्था हो, इन सब लक्ष्यों को पा लेना बहुत आसान हो जाता है। जो सेल्फ रिलायंट इंडिया हम कहते हैं, या आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं, तो गांधी जी ये कहा करते थे कि गांवों से अगर हम गांवों का निर्माण कर लेंगे तो पूरा देश अपने आप बन जाएगा। तो रचनात्मक कार्यों को लेकर अगर गांव, आज का युवक कॉरपोरेट सेक्टर में जाने के बजाय अगर गांव को अपना आधार बना लेता है काम का, तो ये किताब बताती है कि हमारे जो लक्ष्य हैं उनको पाना बहुत आसान हो जाता है। और खाली वही नहीं, क्योंकि ये काम स्थानिक स्तर पर होता है, स्थानीय स्तर पर काम होता है, स्थानीय लोगों के द्वारा होता है, स्थानीय लोगों के लिए होता है। तो ये जो डेवलपमेंट मॉडल होता है ये पूरा लोकतांत्रिक होता है। और इस जब लोकल और वर्ल्ड की बात करते हैं हम, ग्लोबल और लोकल की जो बात करते हैं, तो जब लोकल स्तर पर हमारी जो समस्याएं हैं, भूख है, गरीबी है, शिक्षा है, जब इनके हल निकलने शुरू होते हैं तो उनको हम ग्लोबल लेवल पर भी हल कर सकते हैं। ये पुस्तक इस चीज़ को स्थापित करती है। एक हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, अर्थशास्त्री भी थे, और उन्होंने एक सिद्धांत का बहुत वो सपोर्ट करते थे यूपीए के दौर में। पूरे 10 साल तक जब उन्होंने राज किया तो वो अपने शासनकाल में कहते थे कि ट्रिकल डाउन थ्योरी होगी, डेवलपमेंट का फ़ायदा ऊपर से नीचे की तरफ रिस्क कर जाएगा। आप नीचे से ऊपर की बात कह रही हैं। दोनों में क्या, अर्थशास्त्री और पत्रकार दोनों के बीच में क्या विरोधाभास है, या आप एक नई थ्योरी दे रही हैं, या पुराने थ्योरी को नए अंदाज में पेश कर रही हैं? नहीं, मेरे ख्याल से उन्होंने जो बात कही थी ट्रिकल डाउन करेगा, तो वो ट्रिकल डाउन कितना किया है ये तो हमारा मतलब आज की जो स्थिति है उससे पता लगता है। ट्रिकल डाउन चीज़ें तब करती हैं जब हमारी योजनाएं नीचे से बनकर आई हों। जब वो ऊपर से आती हैं तो फिर वो ट्रिकल डाउन नहीं होता है, वो कंसंट्रेट होता है। तो आज हमारी पूंजी कंसंट्रेट हो चुकी है, वो कुछ लोगों के बीच में कंसंट्रेट हो चुकी है। लेकिन अगर हमें नीचे से चीज़ों को उठाना है
तो हमें नीचे जाना ही पड़ेगा, और नीचे जाके भी हमें जो ग्राम का जो डेवलपमेंट जो होगा वो भी थोपा हुआ नहीं होना चाहिए, वो वहाँ के लोगों को लेकर उनकी सामूहिकता के साथ होना चाहिए। तो ये जो मेरी पुस्तक है गांव के राष्ट्र शिल्पी, ये बेसिकली नेशन बिल्डर्स हैं। गांवों में जाके उन्होंने एक तरह से गांव का निर्माण नहीं किया, वो इनडायरेक्टली उन्होंने नेशन बिल्ड किया। और ये जो मॉडल है ग्राम शिल्पी, ये गुजरात विद्यापीठ, गांधी जी की संस्था, ये यूनिवर्सिटी है। गांधी जी ने इसकी स्थापना 1918 में इस लक्ष्य के साथ की थी कि गांवों के लोग यहाँ आकर पढ़ेंगे। अहमदाबाद में आई है, गांवों के लोग यहाँ आकर पढ़ेंगे और फिर गांवों में लौटकर गांवों के विकास के लिए काम करेंगे। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि मैं इस विद्यापीठ की स्थापना शिक्षा की दृष्टि से नहीं कर रहा हूँ, मैं युवकों के चरित्र निर्माण और उन्हें बलवान बनाने की दृष्टि से कर रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं शिक्षा की दृष्टि से कर रहा हूँ, तो उनके शब्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैं इनको चरित्रवान और बलवान बनाने की दृष्टि से कर रहा हूँ। तो वो उस समय भी कहते थे कि देश का निर्माण जो आत्मनिर्भर भारत है, वो अगर गांव आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो देश अपने आप आत्मनिर्भर हो जाएगा। तो तब उन्होंने कहा था कि जो युवक यहाँ पे, जो बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे, वो अपनी पढ़ाई पूरी करके गांवों में जाके काम करेंगे, विकास का, रचनात्मक कार्य। उन्होंने विकास शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने हमेशा कहा कि वो रचनात्मक कार्य करेंगे। तो गुजरात विद्यापीठ 80 तक, मतलब 70-80 तक इसके छात्र जो थे वो गाँवों में जाके काम करते रहे। और उन्होंने मतलब गाँवों में रह के, कई तो वहीं गाँवों में घुल मिल गए, कुछ वापस आए। बलवंत राय मेहता यहीं के थे, उपज थे वो, जिन्होंने पंचायती राज पर काफ़ी कुछ किया। और वहाँ जब बारडोली में जो इतनी बड़ी शिक्षण, उस इलाके में आदिवासी, दक्षिण गुजरात के आदिवासी इलाके में जो शिक्षण संस्थाएं हैं, उनके स्थापना में जो गुजरात विद्यापीठ के स्टूडेंट्स गाँवों में जाके जिन्होंने काम किया, उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो पर 70-80 तक तो वो जाते रहे। उसके बाद जब इसको यूजीसी के साथ इसका अटैचमेंट हो गया, अलाइनमेंट हो गया, तो उसके बाद फिर इसका थोड़ा कम हुआ और दूसरी तरफ कॉरपोरेट सेक्टर भी आ गया था। तो 2007 में इसके जो वाइस चांसलर और चांसलर थे, उनको लगा कि नहीं, कुछ हमें अपने रूट्स पर वापस जाना चाहिए। और तब उन्होंने ये बनाया, ग्राम शिल्पी प्रोग्राम बनाया। और उसको बनाते हुए उन्होंने ये कहा कि ये प्रोग्राम नहीं है, ये एक प्रयोग है, और हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी चेंज करने की, तो हम करते रहेंगे। और तब उन्होंने इस बार इसमें चेंज ये था कि उन्होंने प्रशिक्षण का भी रखा। पहले जो युवक होते थे उनको प्रशिक्षण नहीं दिया जाता था, वो अपनी अपनी मर्जी से गांव में जाते थे, काम करते थे, और कभी उन्हें पैसे वैसे की या कोई मदद की ज़रूरत पड़ती थी तो गुजरात विद्यापीठ उनकी मदद कर देता था। अच्छा। लेकिन इसको उन्होंने प्रशिक्षण के साथ जोड़ा। उनको 2 साल का प्रशिक्षण दिया गया, और उन 2 सालों में पहले 1 महीने में मतलब जो उनका सिलेक्शन था वो भी काफ़ी टफ था। उसमें ये देखा जाता था कि इन जो भी युवक आ रहे हैं उनका कोई रुझान गांव में जाके काम करने की तरफ है या नहीं है। अच्छा। पहला 1 महीना मतलब उनका अप्रैल और मई 2 महीने उनके सिलेक्शन से पहले के होते थे, और उनमें उनकी परीक्षा ली जाती थी अलग अलग तरीके से, मतलब वो इनफॉर्मल होती है, फॉर्मल कुछ नहीं है उसमें। और जब वो सेलेक्ट हो जाते थे तो फिर उनको बताया जाता था कि आपको गांव का सिलेक्शन कैसे करना है। गांव उनकी अपनी पसंद का होगा, लेकिन गांव में जाके जो काम करेंगे वो गांव के लोगों की पसंद के होंगे। अच्छा। उनकी पसंद के नहीं होंगे, अपने पसंद से नहीं। हाँ। ठीक है। और जो उनकी आजीविका जो होगी, मतलब जो उनका खान पान होगा, रहन सहन होगा, उसी गांव में वो जाके स्थापित होंगे जो गांव उनको रहने की व्यवस्था के लिए राजी हो जाएगा। ठीक है। और उनके खान पान की भी वो केयर करेगा। आशा जी को सवाल। दरअसल मैं यहाँ इसलिए भी हूँ कि जब ये किताब लिख रही थी, उस पर शोध कर रही थी, तो हम लोग बातचीत करते रहते थे, तो मैं थोड़ी इनकी जर्नी जानती हूँ इस किताब के। जब लिख रही थी, जब इसमें
एक्सरसाइज कर रही थी तो मैं इनके टच में थी, तो मुझे काफ़ी मालूम है कि इन्होंने कैसे की। तो मैं जो समझती हूँ दर्शकों के लिए मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगी कि ये किताब जो है ये गांधी जी का जो आइडिया है स्वराज का, स्वराज माने सूरज का, स्वराज नहीं, स्वराज नहीं, स्वराज का, अच्छा स्वराज, अच्छा स्वराज, सेल्फ रूल। तो वो गांव से शुरू होता था कि आप गांव को सीधा करिए और गांव को आप ऐसी स्कीम से सीधा करिए जो वहां से निकलती हो, मतलब वहाँ के जो रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज, वहाँ के जो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज जो भी गांव में है उसी को यूज़ करके एक गांव का आप जो है मॉडल बनाइए, उसको डेवलपमेंट करिए। डेवलपमेंट सिर्फ मतलब मटेरियल चीज़ें नहीं है, डेवलपमेंट कैरेक्टर बिल्डिंग है, डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर, सस्टेनेबिलिटी, ये सब मिला के है। तो नीलम जी ने जो काम किया है, बेहतरीन काम किया है। इन्होंने कितने ग्राम शिल्पी को तुमने एसेस किया? 9। ये 14 ग्राम शिल्पी जो मतलब 9 गाँव में ये गई हैं। नहीं, गाँवों में तो बहुत सौ में गई हूँ। हाँ, मतलब ग्राम शिल्पी 9 है। 9 ग्राम शिल्पी जो है, जो गुजरात विद्यापीठ से पढ़ के निकले हैं, हाँ। प्रशिक्षित होकर निकले हैं, उनका जो काम है उसका असेसमेंट किया है इसने। और ये कि क्या वो मॉडल फिजिबल है, क्या कुछ लोग सही काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, एक तरह से समीक्षा की है। और ये एक बेहतरीन काम है कि देश को एक मॉडल उन्होंने दिया है कि गांधी जी का जो आइडिया था अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें तो उसका नतीजा क्या हो सकता है। अरे मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ अब कि हम लोग डेवलपमेंट मॉडल्स की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सारे मॉडल्स सुने हैं, इलेक्शंस के टाइम पे सुनते हैं। हमने बिहार मॉडल सुना है, हमने वेस्ट बंगाल मॉडल सुना है, हमने तेलंगाना मॉडल सुना है, हमने गुजरात मॉडल सुना है। डेवलपमेंट क्या है जिसके लिए इतने सारे मॉडल्स की जरूरत है? क्या डेवलपमेंट आखिरकार? दर्शक जानना चाहेंगे क्या, कौन सा ऐसा काम करना चाहते हैं जिसको आप कहते हैं कि ये डेवलपमेंट है? बिजली, पानी, सड़क, जिसको हम लोग इलेक्शन की भाषा में बिपाशा कहते हैं, क्या वही डेवलपमेंट है या कुछ और? जैसे चरित्र की बात आप करें, चरित्र निर्माण, कौन सा कैसा चरित्र चाहिए? ये जो ग्राम शिल्पी जिन्होंने काम किया है, अगर इनमें आत्मबल नहीं होता तो ये वहाँ पर कभी टिक नहीं सकते थे। क्योंकि इसमें जो कंडीशंस हम बता रहे थे आपको, उसमें एक कंडीशन ये भी थी कि वो गांव जो सेलेक्ट करेंगे वो मेन रोड से अंदर होगा, काफ़ी अंदर होगा, वंचित गांव होगा, उसमें ना बिजली होगी, ना पानी होगा, ना सड़क होगा, और जो गरीब मतलब अधिकतर लोग गरीबी रेखा से नीचे होंगे और 3000 से ज़्यादा की जनसंख्या नहीं होगी। तो इस तरह के गांव में जाके और उनको आजीवन बैठना है, उसमें संकल्प था। सेवाग्राम में जब गांधी जी जाके बैठे थे तो वो वहीं बैठ गए थे, और गांधी जी ये कहते थे कि अगर गांव का काम करना है तो वहीं बैठ के करो। तो एक गांव जो उन्होंने सेलेक्ट करना है, उस गांव में आजीवन मतलब गांव में रहते हुए काम करने का संकल्प लेने के साथ वो गए थे। अच्छा। तो अगर उनमें आत्मबल नहीं होता तो वो नहीं करते। करीब 34 ग्राम शिल्पी इस प्रोग्राम में आए थे, लेकिन कितने रह गए? 9। बाकी सब 2 साल, 1 साल, 3 साल के, ज़्यादा से ज़्यादा 4 साल के बाद वो छोड़ के चले गए। उनकी अपनी अपनी कंपल्शन थी। महिलाएं भी आई थी, लेकिन महिलाओं का तो यही था कि वो शादी है या फिर दूसरी तरह की जो महिलाओं की अक्सर जो कंपल्शंस रहती हैं, तो उनको छोड़ देना पड़ा था। लेकिन पुरुष भी ज़्यादा नहीं रुके थे, क्योंकि उनमें भी उनकी अपनी अपनी मजबूरियाँ थी। किसी को तो यही था कि उनका घर में और कोई सोर्स ही नहीं था इनकम का, तो उनको दूसरी नौकरी करनी ही थी। तो जो 9 रुके हैं, अगर उनमें अपना आत्मबल नहीं होता, अगर उनमें संकल्प का बल नहीं होता, अगर तो उसके बिना वो वहाँ पे रहते हुए काम नहीं कर सकते। तो जो चरित्र की जो बात कर रहे हैं, तो उनमें अपनी दृढ़ता थी, अपना आत्मबल था, अपना संकल्प था, अपना निश्चय था। और क्या कहते थे वो, जैसे हमने पूछा कि भाई तुम ये, उन लोगों को काम करने की पूरी छूट दी गई थी और उनसे पूछा नहीं जाता था कि कभी भी, क्योंकि जब हम गए हमसे ये कहा गया था कि आपको मतलब पिछला क्या था, अब क्या है और उसके प्रभाव क्या है, उस तरह से। तो वो जो एनालिसिस हो सकता था, तो वो जब तक डाटा हमारे पास नहीं हो, हम नहीं कर सकते थे। तो जब हम गए तो हमने देखा कि उनके पास तो कोई भी डाटा नहीं है, उनके पास अपने गांव का भी कोई डाटा नहीं था। जो एक सर्वेक्षण उन्होंने शुरू में किया था वो भी उनके पास नहीं था, और वो कभी कुछ लिखते नहीं थे।
तो हमने पूछा कि विद्यापीठ से हमने पूछा, जो इनके प्रोग्राम को देखते थे मिस्टर खिमानी, उनसे हमने पूछा कि आप इनसे कोई मंथली या ईयरली कोई रिपोर्ट नहीं लेते थे? बोलते नहीं, हमने इनको पूरी छूट दे रखी काम करने की। और एक ग्राम शिल्पी क्या कहता है कि अगर हमको काम करने की छूट नहीं मिलती और हमें उसी तरह से काम करना होता है जैसे दफ्तरों में रिपोर्ट भेजी जाती है, तो फिर हम इसमें क्यों आते? फिर हम नौकरी करते। हम अपने आप को आजमाना चाहते थे। अच्छा, हम अपने आप को साबित करना चाहते थे। लेकिन नीना, मुझे ये बताओ, आपका तजुर्बे, आपके एक्सपीरियंस से, क्या ऐसा मॉडल एक आइडियलिस्टिक मॉडल है या प्रैक्टिकल है? क्या हम देश को इस मॉडल से चला सकते हैं? देखिए, अगर हम ये कहें कि पूरे देश को हम इस मॉडल से चलाएं तो वो मैं नहीं कह सकती, लेकिन क्योंकि कोई हर युवक गांव में बैठ के काम नहीं करने वाला, और इसमें सेवा भाव चाहिए। हाँ, इसमें सेवा भाव नहीं है, सेवा है। हाँ, इसमें सेवा भाव, जबरदस्त सेवा भाव है, क्योंकि इसमें तो उनको कितने शुरू में 2000 रुपया देता था विद्यापीठ, और ये था कि समाज उनके खाने पीने की चिंता करेगा, लेकिन जिस गांव में खुद के पास खाने को नहीं है वो उनको क्या खिलाएगा? नहीं, और ग्राम शिल्पियों का ये भी कहना था कि अगर हम गांव से खाने लगेंगे तो हम बायस्ड हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम बायस्ड नहीं होना चाहते थे। तो विद्यापीठ ने पहले कहा था कि 2 साल तक आपको 2-2 हज़ार रुपये मिलेंगे, लेकिन वो अभी तक उनको पैसे दे रहा था, मानद राशि 10,000 रुपया, मतलब अब आके उसने 8 से 10,000 रुपया की थी। तो वो, लेकिन 10,000 रुपये आज की डेट में क्या है? परिवार के लिए तो कुछ भी नहीं है। ये किताब बताती है कि उन्होंने कितनी मुश्किलात में से निकलते हुए काम किया। उन्होंने बच्चों के हॉस्टल्स खड़े किए, और उनके पास अपने लिए तो खाने को होता नहीं था, लेकिन उन बच्चों के लिए वो खाने के इंतजाम कैसे करते थे। ये किताब मतलब इस मायने में बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बताती है कि अगर आपका संकल्प है तो आप कैसे रास्ते खुद निकालते हैं। 2-3 सवाल है मेरे पास। पहला तो आपकी किताब से गुजरते हुए मैंने देखा एक शब्द है लोकतांत्रिक विकास। लोकतांत्रिक विकास क्या है? देखिए, लोकतांत्रिक विकास ये है कि विकास अक्सर क्या होता है कि ऊपर से, जो आप ट्रिकल डाउन कह रहे हैं ना, इसमें ये है कि ये विकास गांव में बैठकर किया जा रहा है। इसमें गांव के, मैं जो कहा ना कि गांव आपकी पसंद का होगा, लेकिन काम गांव वालों की पसंद का होगा। हाँ। तो काम जो गांव की ज़रूरत है उसके हिसाब से है, गांव वालों के लिए है, गांव वाले उसमें शामिल हैं। अच्छा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है, इसमें ग्राम शिल्पी के लिए एक शर्त भी थी कि वो गांव में नेता नहीं है, वो सेवक है। सेवक है, ठीक है। तो राजनीति का भी तो बुनियाद यही है कि हम सेवक हैं, विधायक सेवक है, हाँ, लेकिन राजनीति में मंत्री सेवक है। हाँ, लेकिन राजनीति में तो वो नेता हो जाते हैं ना, वोट मांगने के टाइम पे सेवक होते हैं। तो इसमें तो वो जो काम करेगा ना, इसमें 2-3 चीज़ें थी कि एक तो जो गांव के ज़रूरत है उसके हिसाब से वो काम करेगा, और दूसरा जो गांव के रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करते हुए उनको एनहेंस करेगा, वो उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। देखिए, जो आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे यहाँ आज वर्ल्ड ओवर जो डेवलपमेंट चल रहा है उसमें एक्सप्लॉइटेशन है, चाहे वो ह्यूमन पावर का हो, ह्यूमन रिसोर्सेज का हो, और चाहे नेचुरल रिसोर्सेज का हो, उसमें एक्सप्लॉइटेशन है। इसमें एक्सप्लॉइटेशन नहीं है, इसका बेस है नर्चरेंस, संपोषण है। तो जब आप संपोषित करते हैं, जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को संपोषित करेंगे तो आप उस एरिया को संपोषित करेंगे। जब उस एरिया को नर्चर करेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं वो अपने आप नर्चर होंगे। तो ये डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा, और ये बेसिक डिफरेंस है। अच्छा, मैं एक सवाल और करना चाह रहा था कि अभी केंद्र सरकार ने कुछ योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि एक नारा प्रधानमंत्री का है वोकल फॉर लोकल, और आत्मनिर्भर भारत जिसका जिक्र आप कर रही हैं, और एक और मिशन हुआ था रर्बन मिशन, रूरल प्लस अर्बन, यानी ग्रामीण इलाकों में शहरी सुविधाएं देने का। क्या इनको आप जिन डेवलपमेंट मॉडल्स की बात आप कर रही हैं उनके साथ डिज़ोल्व करके, मिला करके आगे बढ़ा जा सकता है? क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में जो शिल्पी हैं, जिनको आप ग्राम शिल्पी या राष्ट्र शिल्पी करेंगे, उनको भी आर्थिक मदद मिल जाएगी। मैनेजमेंट की तरह लोग जाकर के मैनेजर काम करें, प्रबंधक की तरह करें, तो उनका भी करियर भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि ये जिस तरह की सेवा भावना की बात कर रहे हैं उसमें कम युवक आकर्षित होते हैं। नहीं, देखिए, उस तरह से तो युवक आज भी काम कर रहे हैं, वो मैनेजरियल पोस्ट वगैरह लेके तो आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें फिर वो नर्चरेंस नहीं होता है, और उसमें जो कमिटमेंट्स होता है वो बहुत कम हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि इन्होंने सरकारी योजनाओं को साथ नहीं लिया। जैसे एक गांव में पानी नहीं था, वो जो गांव है वो खंबात की खाड़ी जो है उसके एकदम वहाँ से 4 किलोमीटर है कच्छ में।
हाँ नहीं, इधर खंबात की खाड़ी, ये जो इधर है खंबात की खाड़ी तो आ जाती है, समुद्र जो है। हाँ समझ गया। भरूच जिले के साथ जो, अच्छा, हाँ ठीक जो है, हाँ। तो वो जो समुद्र वहाँ पर जो नदियाँ वहाँ पे ख़त्म हो रही हैं, वहाँ से वो सिर्फ 4 किलोमीटर पर है, और उसमें जब तक बाढ़ आती रहती है और वहाँ पानी खा रहा है, तो वहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी। कहीं कहीं किसी जगह पे कुएं में पानी मीठा आ जाता था, लेकिन वो कुएं भी उनके साफ़ सफाई नहीं होती थी तो भर जाते थे, तो ज़बरदस्त समस्या थी वहाँ पानी की। तो काफ़ी उसने ग्राम शिल्पी ने 2-3 बार कुएं को गहरा करवा दिया, सब करवा दिया, लेकिन फिर उसके समस्या का स्थायी, मैं जब गई हूँ तो सब औरतों का एक ही था, हमको पानी चाहिए, हमको पानी चाहिए, हमको काम चाहिए और हमको पानी चाहिए। वो 2 चीज़ें मांग रही थी और बहुत वोकल थी वहाँ की महिलाएं, पुरुष नहीं थे उतने। तो उसने फिर जो गुजरात गवर्नमेंट की जो पाइप वाली जल योजना है, उसने जल विभाग को कांटेक्ट करके वो योजना वहाँ पर लागू करवाई, उनको सबको वो अपने गांव में लेकर आए और वो योजना लागू हुई वहाँ पे। और अब मतलब हर घर के आगे नल लगा हुआ था। हाँ। और उसमें समस्या क्या थी, वो जो वहाँ गांव का जो ग्राम शिल्पी ने वहाँ जो लोकल लीडरशिप तैयार की थी, उनमें से एक क्या बोलता है, इन सबके कनेक्शन मैं कटवा दूंगा। तो हमने क्या, क्यों कटवा दोगे? अरे जब देखो इनका पानी टपकता रहता है, इनको कितना समझा चुका हूँ। मतलब वो इस बात को लेकर भी जागरूक थे वहाँ के लोग कि पानी ज़ाया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ज़ाया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपकी एक और हम इस गांव तो ये जो ज़ाया नहीं होने वाला जो चीज़ है ना, ये ग्राम शिल्पी ने उनके अंदर पैदा जागरूकता पैदा की। ठीक है, ये भी एक हिस्सा है, डेवलपमेंट का हिस्सा है कि आप अपने रिसोर्सेज को वेस्ट न करें। गांव के राष्ट्र शिल्पी के बारे में थोड़ी हमने बात की, कुछ और किताबें हैं आपकी। मैं एक इनविजिबल लेबर, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी श्रम शक्ति है उसमें महिला श्रम शक्ति की बात हो रही है। हाँ, इनविजिबल लेबर जो है, ये जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, जैसे कि सिलाई का काम, बीड़ी वर्कर, जो घरों में बैठ के महिलाएं काम करती हैं, होम बेस्ड वर्कर्स जो रहती हैं, इसको हिंदी में हम घर खाता कामगार भी कह सकते हैं। तो वो लोग जो काम करती हैं, तो एक वक्त ऐसा था, आज तो फिर भी इनको मतलब गवर्नमेंट भी लेबर मानने लगी है, पर एक वक्त ऐसा था जब इनको लेबर माना ही नहीं जाता था। और सेवा ने, इला भट्ट ने इसके लिए ILO में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी कि ये जो घर खाता होम बेस्ड वर्कर्स हैं, इनको बाकायदा लेबर माना जाए और लेबर लॉज इन पर एक्ट होने चाहिए। तो मेरी जो बुक है इनविजिबल लेबर, तो हमारी गवर्नमेंट ने जब वो एक्ट पास हो गया, ILO में पास हो गया और हमारे यहाँ भी पास हो गया कि ये जो घर खाता कामगार हैं ये बाकायदा लेबर के साथ हैं, तो तब इनके सोशल सिक्योरिटी के लिए एक कमीशन बना था, मतलब एक कमीशन बनाया गया था इनके लिए, जिसमें सोशल सिक्योरिटी भी एक इशू था। तो उसके लिए जो डाटा कलेक्शन चाहिए था, तो वो उसका जो रिसर्च वर्क था वो सारा मैंने किया। तो ये इनविजिबल लेबर जो है, मैं अगर आपसे ये पूछूं, हम देखिए हम तीनों जर्नलिस्ट हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हमको देख रहे होंगे जिन्होंने बहुत तजुर्बा जो है हासिल कर लिया, जैसे हम सब हैं, हमने रिपोर्टिंग की है, जर्नलिस्ट हैं। तो आपका भी यही करियर ग्राफ रहा है कि आप जर्नलिस्ट रही हैं और उसके बाद किताबें लिखी है। जो आपकी जर्नी थी ये जर्नलिस्ट से ऑथर बनने की, ये कैसे मुमकिन होती है? इसमें ज़रा टिप्स दीजिए हम सबको, या दूसरे प्रोफेशनल्स को भी, वो कैसे ये काम कर सकते हैं? आशा, आप तो कम से कम मत पूछिए। लेकिन फिर भी जहाँ तक ऑथर बनने की बात है, तो इसमें मेरा मतलब रिसर्च बेस्ड काम करने में शुरू से इंटरेस्ट रहा। जब मैं पत्रिका में काम करती थी जयपुर में, तो मुझे ऑफिस ने असाइन नहीं किया था, लेकिन जो कचरा बिनकर थे, रैग पिकर्स, वो मेरे घर के आगे से 2-3 बच्चे रोज़ निकलते थे और मैं उनको देखती थी, तो मेरा इंटरेस्ट हुआ। और तब मैंने जयपुर में पूरा अपने आप ही एक रिसर्च वर्क किया कि जयपुर में कितना रिसर्च मतलब ये रैग पिकर्स हैं और उनकी इनकम कितनी है और वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो वो मेरी स्टडी, सेल्फ स्टडी थी और वो छपी थी पत्रिका में, और उसने बताया था कि किस तरह से मतलब
मतलब मैं ताज्जुब करती थी कि मेरी उस समय जो सैलरी थी वो 1200 रुपये थी और जो रैक पिकर फैमिली थी वो करीब 2000 रुपये पर मंथ कमा रही थी। अच्छा है। हाँ। अच्छा, उसी पे वो हाशिए के हाथ उसी पे नहीं, किताब है? हाशिए के हाथ तो जो होम बेस्ड वर्कर्स हैं, जो बीड़ी बनाने वाली हैं, अच्छा, वो इनविजिबल लेबर का ही है। पापड़ बनाने वाली हैं, अच्छा। उनके लिए जो सोशल सिक्योरिटी की जो पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी बननी थी, हाँ। तो ये उसके लिए पूरा रिसर्च वर्क मैंने किया था। इंडिया लेवल का रिसर्च वर्क था ये। मैं गई थी, जगह जगह गई थी, ये सेवा ने मुझे असाइन किया था। अच्छा अच्छा। और तब ये किताब मतलब रिसर्च वर्क तो मेरा था ही, तो उसी को फिर किताब में कन्वर्ट कर दिया था। अरे बच्चों के लिए लिखना कितना मुश्किल है ये। हाँ, चिड़िया किताबें टिनटिन और लिखी है। सवेरा, क्योंकि एक तरफ तो बहुत ही गंभीर रिसर्च डेवलपमेंट, कचरा बीनने वाले लोग और जो है घरों में काम करने वाली महिलाएं, कुटीर उद्योग में काम करने वाली महिलाएं, बड़ा गंभीर। दूसरी तरफ बच्चों के लिए लिखना कितना मुश्किल है? पता नहीं, मुझे बच्चों के लिए लिखना मतलब मेरा स्पॉन्टेनियस होता है। जब मैं बच्चों पर लिखती हूँ तो बहुत स्पॉन्टेनियस होता है। जैसे कि मेरे घर में जब मेरे भतीजा भतीजी वगैरह थे, छोटे छोटे मतलब गोद वाले ही थे या फिर 1-2 साल के हुए, तो मैं उनके साथ बात करते करते कुछ इस तरह से बोलती थी कि वो अपने आप कविता बन जाती थी। जैसे एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे तो मैं अपने भतीजे को बोलने लगी, वो पेड़ चलते हैं ना, हाँ। तो tree, oh tree, you are running with me. Why are you running? Come in the train, sit with me. I'll give you all my sweets and lollipops. तो ये मतलब स्पॉन्टेनियस था। मैंने कुछ गॉड गिफ्ट आपके लिए है। तो इसी तरह से चिड़िया टिनटिन और सवेरा ये भी मैंने इसी तरह से लिखी है। अभी कोई और किताब लिख रही हैं आप, नई किताब? अभी नई, क्योंकि राइटर तो एक बार लिख के जैसे ही उसने किताब प्रेस में गई, वो फिर अगली किताब के लिए सोचने लग जाता है। नहीं, मुझे तो लगता है ये जो इनकी किताब अगली आने से पहले इनकी जो किताबें हैं ना, खास करके ये वाली किताब, उसका ज़रूर ट्रांसलेशन होना चाहिए अंग्रेज़ी में, क्योंकि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, वो सब अंग्रेज़ी ही पढ़ते हैं ज़्यादातर। हाँ। देखिए, ये बहुत अहम किताब है कि ग्रास रूट पे आप कैसे बदलाव ला सकते हो या कैसे उसमें चेंजेस करके आप बदलाव ला सकते हो। तो ये एक पॉलिसी मेकर्स को ज़रूर ये किताब पढ़नी चाहिए और इसका जायज़ा लेना चाहिए। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इस किताब के बारे में मैं एक बात और बताना चाहूँगी, जो इसका ओरिजिन है वो कैसे है। इसमें मैं इला भट्ट की एक किताब मैंने ट्रांसलेट की थी, अनुबंध, वो अंग्रेजी से हिंदी में मैंने की थी। तो उसको जब फाइनल हम कर रहे थे तो बैठे हुए वो मुझे ये ग्राम शिल्पियों की बात बीच बीच में, जब थोड़ा सा रेस्ट नहीं लिया जाता है, तो वो गुजरात विद्यापीठ की पद यात्राओं की बात करने लगती, ग्राम शिल्पियों की बात करने लगती। तो मैं उनसे कहती कि इला बहन, कोई 2000 में अपने आजीवन काम कैसे कर सकता है? तो बोलते थे कि अगर भीतरी संकल्प हो तो हो सकता है। तो वो बात मतलब मेरे अंदर कौंधती रहती थी। फिर जब गुजरात विद्यापीठ ने मुझे एज एडजंक्ट प्रोफेसर अपॉइंट किया, तो मैं जब वहाँ पे गई तो वहाँ मैंने देखा, वो मैंने अपनी किताब में, अपनी भूमिका में लिखा भी है कि किस तरह से वो एक बहुत ही कलरफुल ब्रोशर था जिस पर लिखा हुआ था ग्राम शिल्पी। तो फिर मैंने पूछा तो मुझे पता चला कि क्या है। तो ये जो किताब है ये बेसिकली इला भट्ट का सपना है। वो ये चाहती थी, क्योंकि इला भट्ट मतलब वो जो भी ग्राउंड उनकी थ्योरी क्या थी, जो गांधी जी भी कहा करते थे कि कोई भी जो डेवलपमेंट है, मतलब ग्राम स्थानीय स्तर पर 6 चीज़ें मिल जानी चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सुविधाएं और रोटी, कपड़ा, मकान। ये जो चीज़ें हैं ये 100 मील के दायरे में आदमी को मिल जानी चाहिए। तो उन्होंने वो इन चीज़ों को वो डॉक्यूमेंट भी बहुत अच्छी तरह से करती थी। उन्होंने खुद भी बहुत लिखा है। तो वो ये चाहती थी कि अच्छा, और गुजरात में मॉडल की, डेवलपमेंट मॉडल की बात तो बहुत होती रहती थी। तो इला भट्ट को लगता था कि ये जो ग्राम शिल्पी का जो मॉडल है ये नर्चरेंस वाला है, ये एक्सप्लॉयटेशन वाला नहीं है। तो इस पर कुछ लिखा जाना चाहिए और इसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो वो गुजरात विद्यापीठ में वीसी वगैरह उससे कहती रहती थी कि उन्होंने 2-3 बार अपने जो इसके जो अवार्ड विनिंग प्रोग्राम्स थे उनमें भी उन्होंने कहा था कि एक इनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो जब मैंने वीसी को अपनी एक जो किताबें हैं, हाशिए के हाथ और वो ये तीनों किताबें मैंने उनको दी थी, तो आई थिंक उनको लगा होगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे कहा
और इला भट्ट से फिर हमने पूछा, हमने कहा कि आप जो चाहती थी, आपके वीसी साहब तो कह रहे हैं कि तुम करो, तो बोलते हैं कि हाँ तुम कर सकती हो, तुमको करना चाहिए। तो फिर मैंने तब ये किताब सामने आई। तो मेरे जो दर्शक हैं और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं किताबों की दुनिया, उनको मैं बता दूं एक बार फिर से, गांव के राष्ट्र शिल्पी ये नीलम गुप्ता जी ने जो किताब लिखी है, मूल्य सिर्फ 400 रुपये है। और ऐसे हर व्यक्ति को, ऐसे हर दर्शक को और श्रोता को ये किताब पढ़नी चाहिए जो ग्रामीण विकास में, उसके अध्ययन में, उसके डेवलपमेंट में, उसके रिसर्च में कुछ न कुछ योगदान अपना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में विस्तार से। तो ये किताब जो है आपको विकास के एक अलग मॉडल के रूप में, अलग तरीके से उस तरह कैसे विकास किया जा सकता है उस पर ले जाएगी। और इसलिए नहीं कि जो हम लोग हमेशा इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जैसा ट्रिकल डाउन थ्योरी की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि विकास की योजनाएं ऊपर से बने और नीचे तक रिस्क कर पहुँचे, ऐसा नहीं होता। हम नीचे माइक्रो लेवल पर, माइक्रो स्तर पर जो योजना बना के लागू करेंगे तो गांव की अपनी ज़रूरतों का, स्थानीय ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। और कई सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो गांव, जो पूरे देश की जो स्वावलंबन की भावना है वो बढ़ेगी। और इस किताब में इसका बहुत अच्छे से दस्तावेजीकरण नीलम गुप्ता जी ने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी आपका, इस कार्यक्रम में आप आई और बहुत बहुमूल्य समय आपने दिया और विस्तार से रोशनी डाली। और आशा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना जो बौद्धिक योगदान दिया है और नीलम जी को यहाँ पर लाने में आपका योगदान है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही बड़े लेखक के साथ जो राष्ट्र में, समाज में अपना योगदान कलम के जरिए दे रहे हैं। नमस्कार।